नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, इंडिया अलायंस की मुंबई में चली 2 दिन की बैठक काफी हद तक कामयाब रही। एक कंक्रीट शेप, एक ठोस शक्ल इंडिया अलायंस की हमारे सामने उभर कर आने लगी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम सवाल अब भी यही है कि कैन इंडिया अलायंस ओवरकम टिना परसेप्शन इन 2024। अब आप सोच रहे होंगे ये टिना परसेप्शन क्या है? TINA की फुल फॉर्म है देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। The next question that arises is, there is no alternative to whom? किसका विकल्प नहीं है? तो ये परसेप्शन आम है, ये धारणा जनता में बहुत आम है कि आज के दिन मोदी का कोई विकल्प नहीं है। There is no alternative to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन इस टिना फैक्टर का जिक्र कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत पहले पॉलिटिकल डिस्कशंस में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस टिना फैक्टर का खूब जिक्र हुआ करता था। और जो इतिहास के जानकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि 1951 से लेकर 1977 के आम चुनाव तक अमूमन हर एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, हर एक राजनीतिक विशेषज्ञ की जुबान पर एक वाक्य जरूर हुआ करता था, वो ये कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस। वहीं से ये एक्रोनिम बना टिना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। 2014 के बाद आज तक, अभी तक, यू आस्क एनीबॉडी, किसी से आप ये पूछ लें, एक ही वाक्य सुनने को मिलेगा, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू मोदी। मैं बीजेपी या एनडीए नहीं कह रहा हूं। मोदी एज एन इंडिविजुअल, मोदी एज अ ब्रांड, मोदी एज अ पॉलिटिशियन, उसका कोई विकल्प अभी तक विपक्ष के पास नहीं है। इसमें दो राय नहीं, ये सब मानते हैं, ये एक आम धारणा है। एक डोमिनेंट पब्लिक परसेप्शन है। कोई भी हालिया चुनाव सर्वेक्षण आप उठा के देख लें, सभी का एक ही निष्कर्ष है कि सत्ता की दौड़ में मोदी साहब अपने विरोधियों से बहुत आगे हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, सेफोलॉजिस्ट्स, आम पब्लिक ही नहीं, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी में ये कॉन्फिडेंस है कि उनका कोई विकल्प नहीं है। और अपने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो उन्होंने भाषण दिया, देश को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कैटेगरिकली ये बोला, ऐलान किया कि अगस्त 15, 2024 को वे पुनः लाल किला प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। अब ये तो तय हो गया कि भाई आज के दिन मोदी साहब के सामने कोई भी विपक्ष का नेता को टिक नहीं पा रहा। मगर हम ये तो नहीं भूल सकते कि पॉलिटिक्स में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। राजनीति इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं का खेल है। मैं एक बार फिर से आपको 1977 लेकर चलता हूं। जून 26,
1975 श्रीमती इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और 18 महीने तक विपक्ष के तमाम नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आखिरकार 18 महीने बाद इमरजेंसी हटाई गई, आम चुनाव का ऐलान किया गया और 16 मार्च से लेके 20 मार्च 1977 तक आम चुनाव देश में हुए। इमरजेंसी हटाने के बाद विपक्षी नेताओं को, जो अलग अलग दल थे, उनके पास बहुत कम समय था कि वो कोई ठोस विकल्प पेश कर सके। लेकिन रातों रात एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जनता पार्टी सामने आई। तमाम जो विपक्षी गैर कांग्रेसी दल थे, उन्होंने अपने आप को जनता पार्टी, एक नई पार्टी में विलय कर लिया, उनका मर्ज हो गया। जो आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी, द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर जो है, वो उस जमाने में भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। उसने भी अपनी आइडेंटिटी उसको खत्म कर दिया और जनता पार्टी में विलय कर लिया। खुद जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का यकीन नहीं था कि वो उन आम चुनाव में विजयी होंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो उत्तर भारत, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सिर्फ जो सदर्न स्टेट्स थे, वहां कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया उन आम चुनाव में, लेकिन जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब सवाल ये उभरता है कि आखिर जिस टिना फैक्टर का जिक्र पिछले 3 दशकों से हो रहा था और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पूरी तरह से हावी था, सबसे डिसाइसिव फैक्टर माना जाता था, वो टिना फैक्टर आखिरकार 1977 के आम चुनाव में धराशायी कैसे हो गया? ये विकल्प किसने दिया? जो तमाम उस टाइम के विपक्षी दल थे, उन्होंने तो मजबूरी में अपना विलय एक पार्टी में किया था, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर था वो पूरी तरह से स्टेक पे था। उनको ये पता था कि अगर इन आम चुनाव में भी वो हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक जो करियर था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो उन्होंने तो एक मजबूरी में, उनको इस बात का बिल्कुल भी अनुमान, जैसा कि सुनने में आता है, उनको इस बात का अनुमान बिल्कुल भी नहीं था कि वो कांग्रेस को हरा पाएंगे। यह भी बताते हैं कि इमरजेंसी हटाने से पहले इंदिरा गांधी ने एक सर्वे करवाया था इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, और जिसमें यह आया था कि लोग इमरजेंसी से बहुत खुश हैं और तमाम लोग जो है वो इंदिरा गांधी के और कांग्रेस के पक्ष में एक तरह से लहर चल रही है। तो आखिरकार वो विकल्प कांग्रेस के समक्ष किसने पेश किया? किसकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका थी? वो विपक्ष के दल नहीं, मेरा ये मानना है कि वो विकल्प पेश किया आम मतदाता ने, देश के वोटर्स ने, जो आम वोटर्स थे। और इस संदर्भ में मुझे एक जमाने के मशहूर ज्यूरिस्ट नाना पालकीवाला की बहुत ही मशहूर किताब वी द पीपल की वो टिप्पणियां, वो कमेंट्स आम मतदाता को लेके याद आ रही हैं, जब उन्होंने कहा था कि भारतीय मतदाता अनपढ़ हो सकता है, भारतीय मतदाता
कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन भारतीय मतदाता, इंडियन वोटर ना समझ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और उन्होंने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था इंडियन वोटर्स के लिए, एंड दैट फ्रेज वाज दैट द इंडियन वोटर possesses great illiterate wisdom, illiterate intelligence, कि वो अनपढ़ भले ही हो, कम पढ़ा लिखा भले ही हो, लेकिन वो नासमझ नहीं है। तो भारतीय मतदाता ने कई बार ये साबित किया है कि वो राजनीतिक हालात को देखते हुए चुनाव में एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन बहुत ही सही निर्णय ले सकते हैं, फैसला दे सकते हैं, एक बहुत ही शानदार मैंडेट दे सकते हैं। क्या 2024 में, या जैसे कि स्पेकुलेशन चल रही है कि चुनाव शायद प्रीपोन किए जाएं और शायद इसी साल दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, ये अफवाहों का बाजार गर्म है आजकल इस बात को लेके। तो क्या आने वाले आम चुनाव में, वो 2024 में हो या इस साल के अंत में हो, क्या भारतीय मतदाता कोई विकल्प पेश कर सकता है एनडीए के समक्ष, प्राइम मिनिस्टर मोदी के समक्ष? इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।